नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पोषण एवं आयुर्वेद विषय पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा आहार, पोषण युक्त भोजन बेहद अहम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा खान पान अगर हमारा रहेगा तो हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। आज इसी कड़ी में हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि आखिर आहार और पोषण को लेकर आयुर्वेद में क्या कहा गया है और किस तरह से आहार और पोषण हमारे जो दिनचर्या है उसमें रहना चाहिए। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुरेले जी हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कुरेले, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सोनाली जी, मैं दूरदर्शन का आभारी हूं कि आपने हमारे विश्वविद्यालय से हमें आमंत्रित किया। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आज हमारा विषय पोषण एवं आयुर्वेद रहने वाला है, तो शुरुआत आहार से हम करते हैं। आहार जो एक शब्द है बेहद महत्वपूर्ण है और हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि आहार अगर अच्छा होगा तो शरीर हमारा अच्छा होगा। तो आहार के आखिर मायने क्या हैं, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए माना जाता है? जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा। आहार हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक कंटेंट है, बेसिक तत्व है जिस पे हमारा शरीर टिका हुआ है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया, आयुर्वेद कहते हैं जीवन का विज्ञान, जिसमें हम आयु और इसके कैसे इसको सस्टेन करा जाए, कैसे 100 वर्ष तक दिया जाए, कैसे स्वस्थ दिया जाए, इसके लिए हमें तरीके बताए हैं। इसके लिए पूरा एक सिद्धांत है, पूरा एक संहिता है। इसमें आहार को उपस्तंभ बताया। शरीर में 3 स्तंभ बताए हैं जिन पे शरीर रूपी ये भवन टिका हुआ है। पहला वायु, वात, पित्त और कफ, और 3 उपस्तंभ बताए हैं जिसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार अर्थात जो भी सारे पोषक तत्व हैं जिनको हम स्वस्थ रहने के लिए हम ग्रहण करते हैं वो आहार है। आहार को आयुर्वेद में कहा गया आहारति इति आहारा, जिसको हम स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग करते हैं। हमारे उपनिषद में आहार को कहा गया है अन्य व प्राणा, अर्थात हमारे शरीर के दोष अर्थात वात, पित्त, कफ, धातु अर्थात जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मल, जितने भी जो मल हैं इनको प्रीणन करे अर्थात इनका पोषण करे, इनका नरिशमेंट करे, और हमारे प्राणों का आप्यायन अर्थात इनकी वृद्धि करे और पुष्टि करे। तो ये आहार का फंक्शन है। आहार के द्वारा हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, शरीर का नियमन होता है। तो आहार के द्वारा हमारे शरीर का विकास होता है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक घटक हैं वो आहार के द्वारा प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद में कितने प्रकार के आहारों के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है, जानकारी दी गई है? आयुर्वेद में आहार के लिए बताया गया 4 प्रकार के आहार होते हैं। असित, जिनको कि हम खाते हैं, और हमारे आहार इसके अलावा होते हैं पीत, जिनको हम पीते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं लीड, जिनको कि हम चाट कर खाते हैं। इसके अलावा खाद्य, जिनको कि हम चबा कर खाते हैं। तो ये 4 आहार हैं जिनको कि गीता आदि में भी पहले से वर्णित किया गया कि 3 प्रकार के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के बताए हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। जिन आहार के द्वारा शरीर में लघुता उत्पन्न हो, शरीर में सात्विकता उत्पन्न हो, शरीर में पवित्रता उत्पन्न हो, शरीर में स्ट्रेंथ रहे, वो सात्विक आहार कहते हैं। जिससे जागृति रहे, हमारी एनर्जी रहे, वो सात्विक आहार हैं। जो आहार जो है हमारे आमाशय को इरिटेंट ना हो, पचने में सुपाच्य हो, नेचुरल फॉर्म में, वो सात्विक आहार हैं। इसी प्रकार राजसिक आहार, जैसे कि आप तले हुए जितने भी पदार्थ लेते हैं, जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये सब जो है राजसिक आहार की श्रेणी में लिया जा सकता है। इसी प्रकार तामसिक आहार, जिनको खाने के बाद हमें जो है सुप्तता हो, हमारी जो है प्रज्ञा सुप्त हो जाए, हम जो है डल हो जाएं, हमारी एक्टिविटी डल हो जाए, वो सब तामसिक आहार में आ जाता है। उसमें प्याज है, आपका लहसुन है, इसी प्रकार मांस इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये सब तामसिक आहार में बताई गई। आजकल के हिसाब से जैसे जितने भी प्रोसेस फूड हैं, जितने भी जंक फूड हैं, इनको हम तामसिक आहार में ले सकते हैं। इसी को एक आहार के लिए और चरक ने हमारे यहाँ वर्ग बताए हैं 27वें मात्रा स्थिति अध्याय में। उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी जो आहार हैं उसमें कि सबसे पहले अन्न वर्ग, जिसमें कि ग्रेन्स आते हैं। इसी तरह समी वर्ग, जिसमें कि दलहन दालें आती हैं। इसी प्रकार फल वर्ग, इक्षु वर्ग, बारी वर्ग अर्थात जल को भी औषधि रूप में कैसे पिएं। इसी प्रकार जो है हमारे यहाँ
कई प्रकार के जो है जितने भी कृतान वर्ग, जैसे कि हम अलग अलग तरीके से यूस बनाते हैं, सूप इत्यादि जो हम कल्पनाएं करते हैं, मंड कल्पना इत्यादि, बहुत सारे आयुर्वेद में वैसज कल्पना में 100 से अधिक जो है कल्पों का वर्णन किया गया जिनको हम खाने में ले सकते हैं। तो आहार के जो वर्ग बताए हैं इनको हमने युक्तिपूर्वक लेना है, ये आयुर्वेद में एक पूरा एक व्यवस्था दी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आहार को लेकर कई तरह के प्रश्न रहते हैं, सवाल रहते हैं आम जनमानस के मन में, तो आयुर्वेद में किस तरह से उन तमाम प्रश्नों का एक उत्तर या उनका कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है? जी, बड़े बताते हुए अच्छा लग रहा है। आयुर्वेद जो है सदियों से प्रासंगिक रहा है, आज भी है, कल भी था। तो पुराने समय में जब एक संभाषा चल रही थी, महर्षि चरक जो कि चिकित्सा के जनक रहे हैं, उनसे उनके शिष्य ने पूछा भागवत ने कि को बा सुखी, इस संसार में कौन सुखी है? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, हितभुक, मितभुक और कालभुक। इसको मैं डिटेल से बताता हूँ क्योंकि आज भी ये प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए इन 3 चीज़ों को जानना आवश्यक है। हितभुक अर्थात हमारे शरीर के लिए क्या हितकारी है, ये हितकारी को तय करने के लिए हमें कई सारे फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा। कि इसके लिए सात्म का वर्णन आता है कि जो हमारे लिए देह सात्म हो। आहार सात्म कहते हैं सूटेबिलिटी को, देह कहते हैं बॉडी को। तो बॉडी के टेम्परामेंट होते हैं, फिजिकल टेम्परामेंट, मेंटल टेम्परामेंट। जो आहार हमारे बॉडी के और मन को जो है फिजिकली टेम्परामेंट को सूट करता है, माइंड को सूट करता है, उसको लेंगे तो हमारे शरीर की पुष्टि होगी। और ना हम अपने टेम्परामेंट के प्रतिकूल आहार लेंगे तो हम लेते हुए भी उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा और हम बीमार होंगे। आहार कहीं ना कहीं मन के स्तर तक जाता है और हमें उस लेवल तक रिजल्ट देता है। तो इसीलिए देह सात्म, फिर आता है देश सात्म, अर्थात जो जिस जगह का व्यक्ति है उसको उस जगह की चीज़ें अनुकूल होती हैं, और अगर दूसरी जगह जाता है तो उसको उन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई पहाड़ पे कोई व्यक्ति है और अगर कहीं साउथ में जाएगा और अगर वो अपनी दिनचर्या को अगर वहाँ के हिसाब से नियंत्रित नहीं करेगा तो उसको दिक्कत आने वाली है। ऐसे ही हम जब देखते हैं अक्सर कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम जगह चेंज करते हैं, तो देह सात्म का प्रयोग करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ऋतु सात्म इसी तरह। अब पता लगा कि ठंड में अगर आप जो है आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार होंगे, गर्मियों में आप जो है अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो ऋतु के हिसाब से, देह के हिसाब से, काल के हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से लेना चाहिए। इसी तरह और भी बताया कि हितभुक माने सात्म को देखें। फिर खाना कैसा खाएं, उसमें खाने में बताया कि खाना लघु होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। और फिर खाने में जो है षड्रस युक्त, आयुर्वेद में बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट दिया है, 6 रस। आजकल जो है आप देखते हैं कि हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, अभी आगे बात करेंगे उस पर, लेकिन आयुर्वेद में बैलेंस का मतलब है कि 6 रस बैलेंस मात्रा में। आप पुरानी थाली देखेंगे, उसमें चटनी भी होती है, उसमें अचार भी होता है, उसमें पापड़ भी होता है, उसमें छाछ भी होता है, उसमें शोरबा भी होता है, उसमें जो है सांभर भी होता है, सब्जियां भी होती हैं, खीर भी होती है, चपाती भी होती है। तो एक हमारे यहाँ एक पैकेज जो एक दिया है वो षड्रस का दिया है। और जब भी हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से ये षड्रस हमारे संयुक्त नहीं होते हैं तो हम कहीं ना कहीं बीमारी की ओर अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार बताया गया कि आहार को जो है तन्मय होके करना चाहिए। आहार करते समय उसमें जो है जब हम आहार करें तो स्नान करके करें तो बेटर है, और अगर शाम के समय कर रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं, तो आहार से पहले करपात का प्रक्षालन करना है। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि कब खाना चाहिए, तो उसमें लिखा है चरक ने कि कालभुक, अर्थात जब हमें पुराना खाना पच जाए, तो पच जाएगा तो ऑटोमेटिक भूख लगी, तब खाना चाहिए। और पुराना खाना अगर जीर्ण नहीं होकर आप खाएंगे तो आपको समस्या आने वाली है, इसको अध्यसन बोलते हैं। तो हमें जो है चिंता करनी है खाने से पहले कि हमारा पेट खाली हो, और अगर हम खाएंगे तभी होगा। और हमारे यहाँ चरक ने ये कहा काल भोजनम आरोग्य करणाम, जो समय पे भोजन करते हैं वो आरोग्यकारी होता है। इसी तरह चरक ने और कहा कि अगर हम एक कालिक भोजन करते हैं तो दीर्घायु रहते हैं। इसी तरह हम अपनी जठराग्नि के हिसाब से एक कालिक, द्विकालिक या त्रिकालिक भोजन कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी और टेम्परामेंट तय करता है। इसी तरह बताया कि कैसा भोजन करना चाहिए, मितभोग, अर्थात हमने लघु, सुपाच्य, हल्का और अपनी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने 5 रोटी ही खानी है, आपने 2 रोटी ही खानी है, आपने 1 रोटी खानी है। हमारी बॉडी की नीड, देश, काल, वय, मात्रा और
हमारे व्यवहार और हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमने भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ एक चरक ने और भागवत ने एक और कंसेप्ट दिया कि हमारे पेट को, अगर भागवत ने कहा कि अगर 4 हिस्से मान लें तो 2 हिस्से सॉलिड भागों से, 1 हिस्सा जो है लिक्विड द्रव पदार्थों से और 1 हिस्सा जो है द्रव पदार्थों से जो खाली रहना चाहिए, जिसमें कि वायु, पित्त का और कफ का संचरण, गैसों का संचरण हो सके। आपने अक्सर देखा होगा अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हम जो है चलते फिरते भी नहीं बनता, काम करते नहीं बनता, हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, मोटापे की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो इसीलिए जो अगर हम चरक की बातों का स्मरण करेंगे, चरक ने इसको 1/3 सॉलिड के लिए, 1/3 लिक्विड के लिए और 1/3 खाली छोड़ने के लिए बोला। तो कहीं ना कहीं मतलब सारे अगर कंसेप्ट में बात करें तो पेट का कुछ हिस्सा हमने खाली छोड़ने के लिए बोला, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, तो आपने हित बुक पे ध्यान रखना है, मित बुक पे ध्यान रखना है, काल बुक पे ध्यान रखना है, और अपने जो साथ में है इन 7 पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक सबसे जो हम सबका प्राइम कंसेप्ट है, महर्षि चरक ने कहा है, सर्वमन्यम परित्याजम शरीरम अनपालेत सर्वभावे ही सावानाम सर्वभावानाम शरीरनाम। अर्थात सारी बातें छोड़ दीजिए, सारी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर की चिंता करिए। और शरीर की चिंता आपके आहार से होगी, शरीर की चिंता आपके ब्रह्मचर्य, आपके कंट्रोल से होगी, शरीर की चिंता आपके निद्रा से होगी। तो हमारे जीवन में जो अगर जितने हम जागृत अवस्था में रहते हैं उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारी एनर्जी है, उसका सोर्स कहीं ना कहीं आहार और पोषण है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर बातें हमारे दर्शकों को बताई डॉक्टर साहब। अब बात जैसे कि आपने बीच में कहा भी बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन की अगर हम करें तो डॉक्टर साहब ये क्या होता है, क्या चीज़ें हमें अपने भोजन में हमेशा शामिल करनी चाहिए ताकि वो एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित भोजन कहीं ना कहीं लगे और कही जाए, और साथ में किन किन चीज़ों से हमें परहेज भी करना चाहिए? तो भोजन जब हो, चाहे सुबह का हो, दोपहर हो, रात्रि हो, तो किस तरह से हमारी डाइट होनी चाहिए? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। आप घर में गाड़ी होती है तो हमें पता है ये पेट्रोल से चलने वाली है, डीजल से चलने वाली है, तो हम पेट्रोल टैंक पे जाते हैं तो डीजल वाली को डीजल डलाते हैं, पेट्रोल वाली को पेट्रोल डलाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि मिट्टी का तेल डालते हैं सवेरे से, है ना। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी किन से चलने वाली। तो हमारी बॉडी को जो है सात्विक अंश चाहिए, हमारी बॉडी को हमारी टेम्परामेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें एक तो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जो कि हमारी बहुधा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और फैट से प्राप्त होती है, और एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी बिल्डिंग की, बियर एंड टियर को सहने की, तो इसको हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। और एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को कंट्रोल की, माइक्रो फंक्शन की, इनको जो है सारे कोऑर्डिनेशन की, कंट्रोलिंग की, तो ये हमारे विटामिन से प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं हमने जो अपने खाने का जो पैकेज तैयार करना है वो कस्टमाइज़ करना है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग है। तो हमें अपनी आवश्यकता को किसी डाइटिशियन से, किसी फूड एक्सपर्ट से या किसी डॉक्टर से परामर्श करके एक अपना डाइट प्लान करना चाहिए। उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पुरुष की कैलोरी है वो 2500 से 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है सामान्य इंसान के लिए, जो मध्यम आयु का पुरुष है, और महिलाओं के लिए 2000 से 2200 कैलोरी। गर्भवती अवस्था में करीब 500-600 कैलोरी बढ़ जाती है, और बच्चों में जो है 1500 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चों में और कम होती है। तो कहीं ना कहीं हमने इसको प्लान करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1 गिलास दूध में 80 से 100 कैलोरी होती है, जैसे एक कप चाय में जो है 45 कैलोरी होती है, 1 कप ब्लैक टी में 10 कैलोरी होती है, अगर हम चपाती ले रहे हैं तो 60 कैलोरी होती है, अगर हम अंडा ले रहे हैं तो 90 कैलोरी होती है, अगर हम जो है उबला हुआ अंडा ले रहे हैं, बॉइल्ड ले रहे हैं तो ये फ्राइड ले रहे हैं तो 110 कैलोरी होती है, ऑमलेट ले रहे हैं तो 120 कैलोरी होती है, अगर हम सांभर ले रहे हैं 150 कैलोरी होती है, अगर हम सब्जी ले रहे हैं तो 150 कैलोरी होती है, अगर हम जो है पूड़ी ले रहे हैं तो 90 से 100 कैलोरी होती है, अगर हम पराठा ले रहे हैं तो 150 कैलोरी होती है, अगर हम मिठाई का पीस ले रहे हैं 200 से 400 कैलोरी होती है। तो कहीं ना कहीं हमने एक कर्ड ले रहे हैं तो 120 से 150 कैलोरी होती है, अगर हम बिस्किट ले रहे हैं तो 80 से 100 कैलोरी, 150 कैलोरी तक, डिपेंड ऑन दी बटर। तो कहीं ना कहीं आजकल आप देख रहे होंगे फूड में हर जगह न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी रहती है। तो आप पहले फूड का कैलकुलेशन करिए कि हमारी नीड क्या है, हम जो है कितना मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो डजेंट मैटर, आप ज़्यादा भी खा लें तो आपका बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं अपनी डाइट को ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं ग्रेन को शामिल करिए, मल्टी ग्रेन।
आजकल जैसे उत्तराखंड की जैसे आपका कोदो अन्न जैसे बोलते हैं, जैसे मड़ुआ है, आप आयरन का बेस्ट सोर्स है। आजकल तो जो है हमने अभी अपने कॉलेज में पिछले बार कंपटीशन कराया था, इस बार भी कंपटीशन हम कराने वाले हैं। तो उसमें हमने मड़ुआ के मोमोज बनाए, हमने जो है चांगेरी की पकौड़ी बनाई, कई सारे हमने अलग अलग रेसिपी बनाई, लड्डू से लेके कुकीज़ तक जो है आयुर्वेदिक इनको किया। तो कहीं ना कहीं हमने एक कस्टमाइज तरीके से आयुर्वेद को और जो फूड आर्टिकल हैं इनको जोड़ के इनको हम डेवलप कर सकते हैं। और हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है कि प्रोटीन जो है 70 से 80 ग्राम तक प्रोटीन हमारी बॉडी में जाए, जिससे कि हमारी वेयर एंड टियर बनी रहे और हमारी बॉडी की जो मोस्टली न्यूट्रिशन जो है कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है। लेकिन जितने भी जो ग्रेन होते हैं ये एकदम से ग्लूकोज नहीं छोड़ते हैं, तो बॉडी में थोड़ा स्लो इनका वो रहता है। तो हम जितना जो है ग्रेन लेते हैं उतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, और भूख ज़्यादा लगेगी तो आप ज़्यादा खाएंगे, कैलोरी कंजम्पशन से फिर आपका मोटापा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमने जो है सलाद को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाइए। आप जो है अपने खाने में अपना आधा पेट कोशिश करिए सलाद से भरें। तो सलाद में हमारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी वाइटामिन्स हैं, जितने रेगुलेटर हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और सीजनल लीजिए। कभी ये देखा देखी मत करिए कि हमने महंगी सलाद खरीदनी है। जो सीजन में आती है वो अच्छी होती है, पौष्टिक होती है, बॉडी के लिए आवश्यक होती है। कोशिश करिए अपने देश भूमि की चीज़ें लें, क्योंकि बॉडी ने, नेचर ने हमारी आवश्यकता के हिसाब से चीज़ें जनरेट की हैं। आपने देखा होगा गर्मियाँ आती हैं, खरबूजा आ जाता है, ककड़ी आ जाती है, तरबूज आ जाता है, ठीक है। सर्दियों में अलग टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, गाजर आ जाती है, पालक आ जाती है, मेथी आ जाती है। तो जब भी आप नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो खाने को आप अपने नेचर से जोड़िए, इसको बैलेंस करिए और कोशिश करिए हम जंक फूड, प्रोसेस फूड से अवॉइड करें। और जितने भी जो बटर हैं, हमारे लिए घी बहुत अच्छा होता है, घी हमारे लिए आवश्यक फैक्टर है, एनर्जी भी देता है। और बीच में भ्रांतियाँ भी आई घी के संबंध में, लेकिन आयुर्वेदिक रिसर्च भी सपोर्ट कर रही है कि घी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। बस ये कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट, बटर इत्यादि को नहीं लेना चाहिए। गाय का घी अत्यधिक आवश्यक होता है, बात पित्त को समन करता है और हमारी आँखों से लेकर हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी कंटेंट है। तो आप इनको जो है एक बैलेंस मात्रा में अपने वैद्य या चिकित्सक की सलाह से इनको सम्मिलित करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने जानकारी दी कि किस तरह का खाना होना चाहिए, एक दिन में कितना कैलोरी का हमारा इंटेक होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें खाना खाते वक्त नहीं करनी चाहिए। तो भोजन के दौरान या उसके बाद क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए, हम चाहेंगे ये भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और ये मुझे लगता है कि आज सबको जानना ही चाहिए, क्योंकि आज हम सब परेशान रहते हैं। हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, फिर भी हम शारीरिक रूप से कहीं अस्वस्थ हैं और कहीं शारीरिक स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो उसकी वजह ये है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से बताया है चरकने आसन विचार में कि भोजन के समय प्रवेश कैसा हो, सुंदर और एकांत स्थान हो। किसी को हमने अकेले तरीके से करना है। उसकी वजह ये कि हमारे पास जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी भोजन जो हमने अर्जित किया है वो हमारे सामने है, तो हमें कोई इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कोई फीलिंग नहीं आएगी। और तन्मयता से भोजन करना है, मन लगा के, प्रसन्नचित्त होकर। और भोजन करते समय ध्यान रखना है हमने निंदनीय कोई बात नहीं करनी, कोई भी खाने की कोई बुराई नहीं करनी, खाने में कोई कमी नहीं निकालनी। और खाने के समय भी अगर कोई आपके साथ बैठा है तो कोई ऐसी टॉक ना हो जो अपीलिंग ना हो, जो जिससे कि हमें प्रसन्नता ना मिले, जिससे दुख पहुँचे, जिससे विवाद हो या तनाव हो, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ बताया है कि ना ज़्यादा बहुत तेज़ गति से, ना ज़्यादा बहुत मंद गति से भोजन करना चाहिए। भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भोजन को, ठोस चीज़ों को पियो और जो तरल चीज़ें हैं उनको खाओ। अर्थात ये कि जो ठोस चीज़ें हैं उनको अगर हम चबाएंगे तो चबा के हम तरल बना देंगे तो पाचन में लाभ मिलेगा, तो हमारा जो है पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो मोटापे से हम बच जाते हैं और नरिशमेंट पूरा मिल जाता है। और अगर हम जितने भी जो पेय पदार्थ हैं अगर इनको हम धीरे धीरे पीते हैं तो वो भी हमारे यहाँ बताया। इसी तरह खड़े होकर नहीं खाना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा बफे से लेके सब जगह लोग खाते रहते हैं। खाने में अक्सर हवड़ तवड़ और जो है जल्दबाजी का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे लिए खाने में प्रॉपर पाचन नहीं होता है और मानसिक रूप से हम परेशान होते हैं। इसी तरह जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खाने के समय जो आप अक्सर देखते होंगे घर में हम बैठते हैं, टीवी चालू हो जाती है
और टीवी चालू ही नहीं होती उस समय हमारे रिमोट में कम से कम 10-20 जो भी चैनल का एक्सेस हो सकता है, हम अपनी चॉइस के हिसाब से बदलते ज़रूर हैं। तो ये सबसे बहुत बुरी आदत है, इसको इमीडिएट रोकने की ज़रूरत है। खाने के समय सिर्फ खाने पे ध्यान देना है और हमें कोशिश करनी है कि खाने को अधिकतम चबा कर खाएँ, तो वही भोजन हमारे बॉडी के लिए साथ में होगा। और इसके अलावा और भी चीज़ें बताई हैं हमारे यहाँ कि जो भी भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हमने पृथ्वी का तर्पण करें, हम अपने देवों का, पितरों का तर्पण करें, उनको याद करें, भगवान की प्रे करें। भगवान ने आज जो जैसा भी हमें फूड दिया, हमें भोजन करने लायक जो श्वास दी, हमें जो रिसोर्स दिए, जिनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, जिनके द्वारा भोजन परोसा जा रहा है, उनके प्रति हम थैंकफुल रहें। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में भी जाती हैं और घूम फिर के रिफ्लेक्शन में हमें खुशी और स्वास्थ्य के रूप में हमें आती है। तो इसके अलावा और भी सारे विषय बताए, जैसे कि हम जो है भोजन कराने से पहले अतिथि का तर्पण करें, गुरु का तर्पण करें, बालक का तर्पण करें। अर्थात घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो पहले उन्हें भोजन कराएं, घर में अगर बच्चे हैं तो पहले उन्हें भोजन कराएं, घर में अगर गुरु आ रखे हैं तो उन्हें भोजन कराएं। अर्थात ये कि हम बड़प्पन को दिखाएं और पहले जो घर में जो लोग हैं उनको हम टेक केयर करें। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने दायित्व को निभाते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो मेंटली हम एनरिच हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। तो ये एक हमारे स्वास्थ्य के लिए मानसिक बल मिल जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, महिलाओं की अगर बात करें तो एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, तो खाने में क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वो शामिल करें जिनसे जो बढ़ती उम्र की जो कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आती हैं तो उससे वो कम से कम मजबूती से उसको पार कर सकें? भारत सरकार निरंतर जो पोषण माह चलाती है उसका यही वास्तविक परिचय है कि हम महिलाओं पे और बच्चों पे फोकस कर सकें। इस बार जो है बच्चों, महिला और स्वास्थ्य और बालक और शिक्षा, ये हर घर आयुर्वेद और हर दिन आयुर्वेद, ये भारत सरकार की थीम भी है। और इसमें निरंतर इसी बात पे फोकस करना है कि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रखा जाए। आप अक्सर देखते हैं, जो क्लिनिकली भी हमें महसूस होती है, अक्सर महिलाएं जो है घर में सहयोग करती हैं पूरा का पूरा, जो है खाना बनाने से लेके सब चीज़ों में, और इतनी ज़्यादा तल्लीन होती हैं काम में कि अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती हैं। आप जो है सबको खिला देंगी तभी खाएंगी, पूरा बना देंगी। तो अक्सर होता क्या है, जो ब्रेकफास्ट 9 बजे होना चाहिए, 8 बजे होना चाहिए, वो 11 बजे कर रही हैं। तो एक तरह से पेप्टिक अल्सर से लेके कई सारे मेल न्यूट्रिशन की शिकार हो जाती हैं। ऐसे ही खाना उनका 3 बजे हो रहा, रात में भी 10 बजे हो रहा। तो काल भोजनम आरोग्य कलानाम, तो कहीं ना कहीं जो है इस बात की चिंता करनी है कि महिलाओं को टाइम से भोजन मिले, नंबर 1। नंबर 2 जो है, एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे शारीरिक फिजियोलॉजी जो क्रियात्मक जो गतिविधि है उस हिसाब से कैल्शियम बॉडी में कम होता है ऑटोमेटिक। तो 40 वर्ष के बाद जो है कैल्शियम 1 ग्राम के लगभग 1000 mg के लगभग आवश्यकता होती है। और जब एज और बढ़ती है 50 से ऊपर तो 1200 ग्राम mg के लगभग मात्रा हो जाती है, 1.2 ग्राम। तो ये कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा, इसकी चिंता करनी है। तो इस कैल्शियम के सोर्स जैसे हमारा जो है छाछ है, मिल्क है, कई सारे फ्रूट्स हैं। और आयरन जो है एनीमिया के लिए जो है आयरन में जैसे पालक है, चुकंदर है, इस तरह ये महिलाओं को अपने देश में कहीं ना कहीं एनीमिक के बॉर्डर लाइन पे रहती हैं, तो एनीमिया, इसके लिए चिंता करें। सलाद खूब खाएं, सीजनल फ्रूट ज़रूर लें, और हो सके तो दूध ज़रूर पिएं। और दूध जो है एज बढ़ने के बाद इसकी मलाई उतार के या टोन्ड मिल्क ले लें, तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो सारे न्यूट्रिशन हमें मिल जाते हैं और हमें जो है कोलेस्ट्रॉल आदि वृद्धि का कोई खतरा नहीं रहता है। और दूध से बढ़िया कोई पोषक तत्व नहीं है। हमारे यहाँ जो है गाय का दूध सबसे बढ़िया बताया है। फिर जो है आपका अल्टरनेट आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी मलाई को आप निकाल लें। और आज़ाद दूध का तो बहुत ज़्यादा पथ्य बताया है, और इसको जो है अभी अपने विभिन्न महामारी में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलित भी हुआ। तो कहीं ना कहीं दूध हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। सलाद और फ्रूट, और कहीं ना कहीं अगर हम समृद्ध हैं और थोड़ा अगर खर्चा बेयर कर सकते हैं तो हमने ड्राई फ्रूट को भी जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे कि काजू है, अखरोट है, बादाम है। और अगर दूध लें तो दूध में मुनक्का को पकाएं, तो जिससे पेट भी साफ रहता है और जो है वो हमारे दूध पौष्टिक हो जाता है, आंतों को लग्जेटिव का काम करता है, आंतों को मल निर्वहन में मदद मिलती है। तो ये जो है इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे पास और भी विकल्प हैं जिनको हम जो है ले सकते हैं।
खाने के लिए स्पेशल जो है कुछ जैसे महिलाएं हैं शतावरी का प्रयोग कर सकती हैं। शतावरी महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया रसायन है। ये गर्भवती अवस्था से लेकर हर अवस्था में लगभग इसका प्रयोग अच्छा वर्णित है। कई तरह के हमारे यहाँ विशेष रसायन स्त्रियों के लिए बताए हैं, उनको हमारे किसी व्यवस्थित वैद्य की देखरेख में लिया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बच्चों की बात करते हैं। कई बार बच्चों को जब खाना देते हैं तो वो नहीं खाते या फास्ट फूड की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। ऐसे में क्या चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए ताकि पोषण उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और जो पौष्टिक जो आहार है वो जिनसे वो बचते हैं वो कोई और ऐसा उसका सब्स्टिट्यूट जो उनको दिया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिल सके? आपने देखा होगा अक्सर हम लोग जो है रेडीमेड काम कर देते हैं। कोई भी जो है पेय पदार्थ जो प्रोटीन पाउडर इत्यादि आते हैं वो दे देते हैं, हम सोचते हैं कि पोषण हो गया। तो पोषण होने के लिए पोषण देना ही पर्याप्त नहीं है। पोषण के लिए पोषण करने के लिए तत्व भी होते हैं। जैसे विटामिन हमने डी आवश्यक होता है, तो विटामिन कैल्शियम दे दिया, लेकिन कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए। तो कई बार विटामिन डी नहीं होता तब भी पूरा काम नहीं हो पाता। तो हमने कहीं ना कहीं पूरा पैकेज तो देना ही है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है प्राकृतिक तरीके से दिया जाए। वो सब चीज़ें हमें प्राकृतिक मिल सकती, जैसे स्प्राउट वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन अब स्प्राउट के साथ आप पकी हुई चीज़ें देंगे तो वो विरुद्ध आहार हमारे यहाँ बताया है। स्प्राउट को आप जो है नींबू का थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डालिए, थोड़ा सा आप मसाला डाल सकते हैं जिससे बच्चों को टेस्टी फीलिंग आए। और स्प्राउट में आप जो है मिक्स ग्रेन प्रयोग कर सकते हैं, चना प्रयोग कर सकते हैं, मूंग की साबुत दाल प्रयोग कर सकते हैं। तो स्प्राउट के साथ साथ थोड़ा सा अगर आप किशमिश दे देंगे तो उनको थोड़ा टेस्टी रहेगा। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो मैं अपने घर में जो है लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अपने मित्रों को, कि आप जो है एक बच्चे को कम से कम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 5 काजू, 5 बादाम, 2 अखरोट के पीस और कम से कम 20 किशमिश इसको दें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मूंगफली सब जगह सुलभ है। हर व्यक्ति जो है 140-50 रुपए किलो में दाने आ जाते हैं, 100 रुपए किलो में मूंगफली आ जाती है। तो मतलब जितना हम अफोर्ड करते हैं तो वो जंक फूड से फिर भी सस्ता है। तो आप मूंगफली का जो है प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं जो है आप सीजनल सलाद का प्रयोग करें, और बच्चों को फ्रूट ज़रूर दें। बिल्कुल। फ्रूट कहते हैं एन एप्पल अ डे, डॉक्टर को दूर रखने का एक सबसे ट्रेडिशनल तरीका। तो फ्रूट भी ऐसा नहीं कि एप्पल ही, फ्रूट जो सीजनल है, अमरूद सस्ता होता है और विटामिन सी से लेके सारे प्रोविटामिन अच्छे होते हैं, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो पपीता है आजकल जो है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, आपके जो भी फ्रूट मिलते हैं, नाशपाती है। तो हमेशा बस कोशिश ये करिए सीजनल रहे, नॉन ऑफ सीजन ना रहे। बिल्कुल, जो उस वक्त उपलब्ध है उसको अच्छे से उसको अपने आहार में शामिल करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते लोगों को एक पौष्टिक भोजन के प्रति आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आहार जो है बहुत ही एक बृहद टॉपिक है, और आहार का मन से बहुत ज़्यादा संबंध है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। तो आहार हमारे मेहनत के अंशों से प्राप्त हो, आहार हमारे सात्विक डीड से प्राप्त हो, आहार हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हो, आहार जो है हमारा ऐसा हो जिससे कि समाज में एक अच्छे अंशों से आए। तो उसके लिए हम मेहनत से, डेडिकेशन से, हम जितने भी यम नियम को अपनाकर, यौगिक जीवन को अपनाकर जब हम आहार को अर्जित करते हैं सात्विक अंशों में, तो वही आहार का जो है सूक्ष्म भाग से शरीर का, स्थूल भाग से शरीर का पोषण होता है। तो स्वस्थ तो हम होंगे ही होंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो स्थूल भाग है वो मन को पोषण करेगा। और मन जब अच्छे अंशों में पोषित होता है, सात्विक अंशों में पोषित होता है, तो मन के सात्विक फंक्शन हो जाते हैं, जिसको कहते हैं धीर धृति स्मृति प्रज्ञा भेदा। जब प्रज्ञा हमारी अच्छी होती है तो पॉजिटिव वर्क होते हैं। पॉजिटिव वर्क होने से समाज में हमेशा कल्याणकारी काम किए जाते हैं, और कल्याणकारी कामों का घूम फिर के एक प्रभाव सकारात्मक आता है। तो इसीलिए आहार का मन का बहुत ज़्यादा संबंध है। हमें कहीं ना कहीं ऐसी अपने कामों को, अपने अच्छी चीज़ों से आहार को अर्जित करके शरीर पे करें, तो वही भोजन हमें शरीर में लगेगा और वही भोजन हमें स्वस्थ बनाएगा। बिल्कुल जी। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज पोषण और आहार को लेकर आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और विशेषज्ञ से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।